यह 4 जुलाई 1969 की रात 9:45 बजे है और कैलिफोर्निया के वैलेजो के शांत आवासीय सड़कें जल्द ही अमेरिकी इतिहास में सबसे भयानक अपराधों में से एक द्वारा तोड़ दी जाएंगी। एक युवा जोड़ा माइकल मेजियू और डार्लिन फेरिन ने बस ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क के पार्किंग लॉट में प्रवेश किया है, जो उन्हें आने वाले हॉरर के बारे में अनजान है। रात का वातावरण दूरस्थ संगीत विस्फोटों से भरा हुआ है, जो आने वाले डरावने हादसे के विपरीत एक कठोर विपरीत है। इसी समय एक कार पार्किंग लॉट में आ रही है, जिसमें एक अकेला व्यक्ति निकल रहा है, लेकिन यह तब तक नहीं है जब तक कि रात में गोलियों की आवाज नहीं आती है कि चीजें घातक दिशा में जाती हैं। अगले कुछ मिनट सब कुछ हमेशा के लिए बदल देंगे। इस दृश्य को ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क के शांत आवासीय सड़कों के बीच सेट किया गया है, जो गर्मियों के शाम के लिए एक लोकप्रिय स्थान है या अपने प्रियजनों के साथ एक पिकनिक के लिए। लेकिन इस विशेष रात पार्क एक अजीब सुनहरे प्रकाश में डूबा हुआ है, जैसे कि दूरस्थ विस्फोटों ने आकाश को ऊपर से रोशन किया है। एक समूह के लोगों के बीच खेलों के दूरस्थ संगीत और बातचीत एक जोरदार विपरीत है, जो आने वाले डरावने हादसे के सामने हमारी आंखों के सामने हो रहा है। एक गहरे रंग की कार बाद में पहचानी जाने वाली एक 1966 चेवी पार्किंग लॉट में आ रही है और चालक बाद में ज़ोडियाक किलर के रूप में जाना जाएगा बाहर निकलता है। वातावरण में तनाव की भारी हवा है जब चालक की आंखें पार्क किए गए युवा जोड़े पर टिक जाती हैं। चालक बाद में ज़ोडियाक किलर के रूप में जाना जाएगा, एक 6 फीट 4 इंच की ऊंचाई का एक लंबा व्यक्ति है, जिसकी मौजूदगी एक अनुमानित खतरा है। उनका चेहरा छुपा हुआ है, लेकिन उनके कार्य एक गणनात्मक और क्रूर व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। किलर का गहरा रंग का कपड़ा और चिकनी की हुई जड़ों के साथ एक लगभग सिनिस्टर हवा है, जैसे कि वे अपने शिकार को एक अन्यायपूर्ण शांति से घेरते हैं। कार के दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज एक जोरदार याद दिलाती है कि हमारी आंखों के सामने हो रही स्थिति की गंभीरता। किलर के सोची समझी गतिविधियों का विपरीत युवा जोड़े की भागदौड़ है, जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गवाहों ने एक तेज आवाज की सुनी, जिसके बाद गोलियों की आवाज और फिर एक तीसरी गोली की आवाज, जो जैसे ही अंधेरे में जाने की कोशिश कर रही थी। किलर की पहली गोली माइकल के हाथ में लगती है, जबकि दूसरी गोली डार्लिन के पीछे लगती है। कार के शीशे टूटने और टायरों के स्क्रीचिंग की आवाज एक जोरदार याद दिलाती है कि हमारी आंखों के सामने हो रही है क्या। एक गवाह ने बाद में देखा कि किलर की कार रात में तेजी से जा रही है, जिससे मौत और नुकसान का एक ट्रेल छोड़ जाता है। पार्क अब एक अपराध स्थल है और पहले दावेदार आ रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब और बेल को दबाएं। हम हर दिन नए मामले पोस्ट करते हैं। यदि आप नए यहाँ हैं, तो कुछ अन्य एपिसोड जैसे कि ब्लैक डेलिया केस या बीटीके किलर की जांच करें। अब मैं आपको इस कहानी के शुरुआती बिंदु पर ले जाऊंगा, जहां हम इस वैलेजो के इस भयानक रात के पूर्व की घटनाओं का अन्वेषण करेंगे। 1930 के दशक के अंत में जन्मे ज़ोडियाक किलर एक श्रृंखला के हत्यारे थे, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को बे क्षेत्र को 1 साल से अधिक समय तक डराया, जिससे उनके पीछे मौत और नुकसान का एक ट्रेल छोड़ गया। मामले को एक श्रृंखला के पत्र और कोड के द्वारा चिह्नित किया गया था, जो किलर ने पुलिस और स्थानीय समाचार पत्रों को भेजे थे, जो उनके अपराधों के हमारे इस केस के आधार में एक व्यक्ति है जिसे ज़ोडियाक किलर कहते हैं। उन्होंने उसे आर्थर ले एलन कहते हैं, जो उनके जानते थे। आर्थर ले एलन उस समय 39 वर्ष का था जब इंसिडेंट हुआ था। वल्लेजो, कैलिफोर्निया में रहता था।
वह इस छोटी सी शहर के एक नयजिक थे जो उत्तर कैलिफोर्निया में स्थित है। एक लोकल ग्रोसरी स्टोर के लिए डिलीवरी मैन का काम करता था और उसके पत्नी की नाम बेटी थी। उनके परिवार की जिंदगी सीमित लगभग नॉर्मल थी, 2 बच्चों के साथ। लेकिन जो आर्थर ले एलन को अलग बनाता है उसका दिनची जीवन है। ये लगभग सदा है जिसमें उसका काम था हर दिन घूमने का और एक परिवार जो उसने दिखाया था कि उसे प्यार करता है। एलन के साथियों ने उन्हें दोस्तों और समर्थक के रूप में वर्तित किया है जिन्होंने उनके साथ सबसे अच्छा समय बिताया था। उनकी पत्नी बेटी ने कहा कि आर्थर अपने 2 बच्चों के माँ बाप थे, उन्हें आउटिंग पार ले जाते थे और उनके साथ खेलते थे। उनकी पत्नी ने भी कहा कि आर्थर की विचारधारा शांति से भरी थी और किसी भी समय एग्रेशन या एजिटेशन का प्रदर्शन नहीं किया था। इस प्रकार उनके दिनची जीवन में सीमित और सदा लगभग थी। आर्थर ले एलन के लाइकेबिलिटी फैक्टर के कारण हाई इन्वेस्टिगेटर्स ने उन्हें ज़ोडिएक किलर से जोड़ने में समस्या का सामना किया। लोगों ने ये समझना मुश्किल किया कि कोई व्यक्ति जो ऐसा दोस्तों और चर्मिता था ऐसा हेनस क्राइम्स कर सकता है। एलन के साथियों ने उन्हें एक आदर्श व्यक्ति के रूप में वर्तित किया है जिन्होंने उनकी मदद करने और उनकी राय का समर्थन किया था। वह लोकल स्कूल्स में भी जाते थे और बच्चों से उनके रुचि और हॉबी के बारे में बात करते थे। इस लाइकेबिलिटी फैक्टर ने इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर के बीच एक विचारधारा पैदा किया है जिन्होंने कहा कि एलन के चार्म का कोई प्रकार का फकेड़ था। आर्थर ले एलन के संबंधों के बारे में ये कहा जाता है कि वह एक सोशल बटरफ्लाई था। उनके पास एक छोटी सी दुनिया थी जिसमें उनके दोस्तों और जानते थे। वह खास तौर पर ग्रोसरी स्टोर के साथियों के साथ बहुत आसानी से जुड़ते थे और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी का प्रदर्शन करते थे। उनकी पत्नी बेट्टी उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक थी और उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग और स्वास्थ्य संबंध था। एलन के बच्चों ने भी उनके साथ बहुत आसानी से जुड़ते थे और उन्हें अपने रोल मॉडल के रूप में देखते थे। लेकिन ये सब कुछ एक फकेड़ के लिए था या फिर उसके अंधेरा हवालों के लिए। वह एक ठंडी दिसंबर शाम थी, 20 दिसंबर 1968, बेनिसिया, कैलिफोर्निया में। सूरज ने बस सेट हो गया था, एक अंधेरे को छोड़कर छोटे उपनगरीय शहर पर। एक हल्की बारिश गिर रही थी, सड़कें गीली और चिपचिपी बना रही थीं। हवा क्रिस्प थी, सर्दी के ठंड का एक संकेत था। पड़ोस शांत था, अधिकांश परिवार घरों में थे, अपने शाम के भोजन का आनंद ले रहे थे। जुर्म के घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई जब 17 वर्षीय डेविड फाराडे ने अपनी 16 वर्षीय प्रेमिका बेटी लू जेनसन से बेनिसिया पब्लिक लाइब्रेरी में मिले। उन्हें एक तारीख के लिए योजना बनाई थी, एक सीलबंद स्थान पर एक ड्राइव करना जो कैरकिनेस स्ट्रेट के ऊपर देख सकता था। जब वे स्थान पर पहुंचे तो डेविड ने रुका, लेकिन उन्होंने एक सीलबंद स्थान की अपेक्षा एक दूरस्थ और अंधेरे क्षेत्र में पाया। यह लगभग 9:05 बजे का समय था और एकमात्र ध्वनि थी राजमार्ग की दूरस्थ ध्वनि और एक कुत्ते के बार बार की आवाज। मौसम गंभीर था, चंद्रमा एक पतली परत के पीछे छिप गया था। 9:05 बजे के आसपास डेविड फाराडे और बेटी लू जेनसन एक लाल 1966 चेवी कार में वेलेजो के लेक हेरमन रोड पर चल रहे थे। कार ने सड़क के किनारे रुकी और यही समय था जब हत्यारा ने हमला किया। ज़ोडिएक किलर अपने पहले ज्ञात हमले में ड्राइवर के साइड विंडो से गोली चलाई, जिससे दोनों डेविड और बेटी लू जेनसन को लगी। डेविड जीवित रहा, लेकिन गर्दन के नीचे से ही पार्टियल पैरालाइज हो गया। बेटी लू जेनसन को पीछे से गोली मारी गई और उसका शरीर डेविड के घुटने पर गिर गया। जब डेविड हैरान था
तो उसने कार को सबसे निकटतम फोन बूथ तक ले जाया और मदद के लिए फोन करने की कोशिश की। वह कार से बाहर निकलकर फोन बूथ तक चला, लेकिन बेटी लू के लिए यह देर हो चुकी थी। जुर्म की सबसे चौंकाने वाली एकल विवरण यह था कि जेडियाक किलर ने वैलेजो टाइम्स हेराल्ड को एक पत्र भेजा जिसमें हमले की जिम्मेदारी लेने की घोषणा की। यह जेडियाक किलर का पहला पत्र था जिसमें पुलिस और सार्वजनिक के साथ संपर्क किया गया था, और इसका यह एक सिग्नेचर ट्रेट बन गया था। पत्र में एक भयानक मिश्रण है, क्रिप्टिक संदेश और हत्यारे के ताने के टिप्पणियां। पत्र पढ़ता है, यह जेडियाक बोल रहा है, मैं वही हूं जिसने नाव पर दैवीय हत्या की थी। जेडियाक के पत्र का अंत होता है एक भयानक संदेश के साथ, मैं फिर से दिखाई दूंगा और आप मुझे देखेंगे। यह वह पल था जिसने देश भर में झटके दिए। पहला व्यक्ति जिसने घटना के बारे में पता चला वह एक गुजरते हुए ड्राइवर था जिसने डेविड फाराडे की कार को सड़क के किनारे फंसा देखा, जिसमें बेटी लू जेनसन का शरीर ड्राइवर की सीट पर गिरा हुआ था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और वे घटनास्थल पर पहुंचे और दुर्भाग्यशाली दृश्य को पाए। ड्राइवर, जिसने अपना नाम नहीं बताया, पहला व्यक्ति था जिसने चेतावनी दी और पुलिस को इस भयानक अपराध के बारे में सूचित किया। पुलिस जांच के पूर्ण पैमाने की व्याख्या होती है जब पुलिस जांच आगे बढ़ती है। डेविड फाराडे जुर्म की एक महत्वपूर्ण गवाह बन गया और जेडियाक केस में उसकी कहानी जुर्म के शुरुआती अपराधों को इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण थी। लेकिन जांच जारी रहती है, यह सपा शटा हो जाता है कि यह शुरुआत है। जेडियाक किलर फिर से हमला करेगा और प्रत्येक हमला पिछले से अधिक क्रूर और अधिक बेरहमी से होगा। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आगे क्या होगा? जेडियाक किलर रात में गायब हो गया। उसका अगला शिकार अंधकार में इंतजार कर रहा है, पुलिस के साथ अधिक सवालों के साथ छोड़ दिया गया है। जेडियाक किलर कौन है और वह ऐसे भयानक अपराधों को करने के लिए क्या प्रेरित करता? जब ज़ोडियाक किलर ने पहली बार जुलाई 1969 में हमला किया तो पुलिस ने एक मिश्रित मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया की, जिसमें उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्या सामना करना पड़ रहा है। डेविड फाराडे और बेट्टी लू जेनसन की हत्या ने एक दूरस्थ प्रेम वाले रास्ते पर वैलेजो, कैलिफोर्निया में एक चौंकाने वाली घटना के रूप में समुदाय को झटका दिया। वैलेजो पुलिस विभाग के शुरुआती जांचकर्ताओं को अपराध की बेजा प्रकृति से परेशान किया गया था। उन्होंने एक टास्क फोर्स को स्थापित किया ताकि वे सबूतों की समीक्षा कर सकें और क्षेत्र का भ्रमण कर सकें, लेकिन उन्हें टूटे हुए संकेतों को एक साथ जोड़ने में कठिनाई हुई। जब दिनों ने सप्ताहों में बदल दिया तो पुलिस ने आगे की चुनौती की विशालता को समझना शुरू कर दिया। जिस चीज ने सब कुछ बदल दिया वह था सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को जुलाई 1969 के अंतिम दिनों में भेजे गए एक रहस्यमय पत्र की, जो डेविड फाराडे जोड़ी की हत्या के बाद कुछ दिनों बाद। पत्र में ज़ोडियाक किलर के रूप में एक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे जिन्होंने अपराध का दावा किया और आगे की हिंसा का संकेत दिया। पत्र एक मोड़ था जिसने जांच को बदल दिया, क्योंकि पुलिस ने समझा कि वे एक गणना करने वाले और ध्यान के लिए एक हत्यारे के साथ निपटने के लिए थे। पत्र के विवरण इतने हिला देने वाले थे कि पुलिस को इसे बहुत गंभीरता से लेने के लिए मजबूर किया गया था। जांच के दौरान ज़ोडियाक किलर के पत्र और क्रिप्टोग्राम ज़ोडियाक केस के एक प्रतीक बन गए। वर्षों के दौरान कई व्यक्तियों ने जांच में शामिल हो गए जिन्हें संदिग्धों के रूप में देखा गया, लेकिन कोई भी कभी भी दोषी नहीं पाया गया। आर्थर ली एलन, जिसे पुलिस ने एक संदिग्ध के